नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। आज क्योंकि लोकसभा का सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट चल रही है, कई बड़े नेता विभिन्न दलों के, राजनीतिक दलों के दिल्ली में ही हैं। कुछ इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं से जब बात हुई और खासकर कांग्रेस के नेताओं से जब बात हुई, तो जो एक खबर छन के आई, वो ये है कि कांग्रेस की एक टीम, कोर टीम जो है, वो इस बात पे विचार कर रही है, यदि चुनाव आयोग इन्हीं मशीनों के साथ चुनाव करने पे आदामा है और कहीं से न्यायपालिका से लेके कहीं से भी कोई इन मशीनों से छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो फिर इस मशीनी चुनाव का मतलब क्या? क्यों ना हम सभी चुनावों का बहिष्कार करें? और यदि ये स्थिति आती है और ये वाकई होता है, तो एक्स-रे में पहली बार मैंने एक ऐसी खबर जो अभी कंफर्म नहीं, जिसकी चर्चा है, उसको देखा, तो मुझे अराजकता के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है, जिसको मैं राजनीतिक अराजकता मानता हूं। हो सकता है एनडीए का गठबंधन का कुनबा अकेले ही चुनाव में जाए और भारी मत से सारी की सारी सीटें जीते, क्योंकि महाराष्ट्र में 230 पे सदन बैठा है और 58 यदि बाहर है सरकार के, तो उनका होना ना होना कोई मतलब नहीं। यहां तो 240 पे भी बीजेपी किसका सुनने को तैयार नहीं, दिल्ली में संसद में, तो 230 में किसकी सुनवाई होगी? सुनवाई नहीं, मनमानी होगी। और ऐसे ही विधानसभाओं में मनमानी ही होती रही, तो फिर क्या प्रजातंत्र खतरे में है? कुछ लोग कहेंगे कि फिर दिल्ली के बारे में आप कैसे कहते कि दिल्ली में तानाशाही नहीं? यकीनन दिल्ली ये आधा राज्य है। यहां सरकार के पास अधिकार नहीं के बराबर है। ऐसे में भी हम चाहते हैं, या मैं चाहता हूं, कि दिल्ली में सत्ता और विपक्ष में एक संतुलन बना रहना चाहिए। भाजपा अपना प्रतिशत 30-32 से ज्यादा बढ़ा नहीं पा रही दिल्ली विधानसभा में, और कांग्रेस दिल्ली में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है, क्योंकि अजय माकन जैसे नाकारा नेताओं को जब हाईकमान सर पे बिठाएगा, तो शीला दीक्षित के बाद दिल्ली में कोई नेता ही नहीं, ये बार बार रेखांकित हो रहा है। कोई नेता पनपता हुआ लवली जैसा दिखता है तो वो बीजेपी जाता है, बीजेपी से फिर वापस आता है और फिर अपने अपने तेवर बदलता है। और यदि देश की बात करें तो हर राज्य में यदि विपक्ष ऐसा ही चुनाव से दूर रहा, तो आने वाले 5-10 सालों में सिर्फ सत्ता पक्ष ही सत्ता पक्ष रहेगा, और फिर विपक्ष की जो जगह है, वो जनता का विद्रोह या क्षोभ जो है वो ले लेगा। और ये सारा पाप जो है वो चुनाव आयोग के मत्थे चढ़ा जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग यदि सही समय पे विपक्ष के सवालों का जवाब देती, लेकिन चुनाव आयोग में तो शायर और कवि बैठे हैं जो कहते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो इन बेकार की बातों का। विपक्ष की हर बात को बेकार समझ के यदि आप टालते रहे, तो फिर एक संवैधानिक संकट आने वाले समय में मुझे दिखाई देता है। हो सकता है कि ये धीरे धीरे वटवृक्ष का रूप ले, लेकिन इसकी नींव आज दलती हुई मुझे दिखाई देती है। और ये नींव उस मरकड़वाड़ी से शुरू हुई, जहां गांव के लोगों ने चुनावी मशीन पे विश्वास न रखते हुए अपना मॉक पोलिंग करने का प्रयास किया, सिर्फ अपने संतुष्टि के लिए। तो दमनकारी सरकार ने, जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती, उस पुलिस या सरकार ने उन गांव के लोगों के ऊपर 200 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज किए। सिर्फ ये गुनाह उनका था कि वो अपने बलबूते पे अपने हिसाब से चुनाव करवा के देखते कि वाकई गांव क्या चाहता था। ये भी होने नहीं दे रहा है
प्रशासन, क्योंकि वो जानता है कि गांव जो चाहता है वो मशीनों ने नहीं बोला। और इस मशीन के खिलाफ का अभियान, एक गांव में मॉक पोलिंग 2 गांव में होने जा रही थी, वहां पुलिस पहुंच गई। धीरे-धीरे यदि ये आग पकड़ ली तो महाराष्ट्र में कितनी जगह कितनी एफआईआर दर्ज होंगे गांव वालों पे। और कल यदि ग्राम सभा ने यह प्रस्ताव पारित किया कि हम हमारा अपना एक मॉक पोल करवाना चाहते हैं गांव में, तो फिर उस ग्राम सभा के संवैधानिक अधिकारों को पुलिस किस तरह से दमन करेगी, और फिर एक संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा कि ग्राम सभा, जिन्हें सबसे ज़्यादा ताकतवर मानते हैं लोकतंत्र में, क्योंकि पंचायती राज के बाद तो ग्राम सभा को अथाह अधिकार दिए हुए हैं, उस ग्राम सभा के अधिकारों का क्या पुलिस द्वारा दमन होगा? सवाल ये उठेगा। कई सवाल हैं। पहली बार आज शरद पवार जी ने, जो महाराष्ट्र के एक बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, केंद्र में भी उनकी अपनी एक भूमिका है, पहली बार विधानसभा के महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों के बाद अपना रिएक्शन दिया। कोल्हापुर में पत्रकारों से बात कर रहे थे और खास तौर पर मरकड़वाड़ी के लोगों द्वारा शुरू किया गया अभियान, उनका किया गया दमन, ये देखते हुए उन्होंने खुद कहा कि मैं शोलापुर के उस गांव में, जिले के गांव में मैं जाना चाहता हूं, मैं लोगों से मिलूंगा। उन्होंने पहली बार कहा कि मैंने मेरे जीवन काल में कुल 14 चुनाव लड़े हैं, लोकसभा विधानसभा सब मिलके, और इन 14 चुनाव में आज तक मेरी पार्टी नहीं हारी। पहली बार यदि इतनी बुरी हार हुई है तो ये विचार करने लायक चीज है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि पराजय से डिप्रेशन में मत जाइए, हतोत्साहित मत होइए, क्योंकि पराजय की आप चिंता करते बैठोगे, जय की चिंता करते बैठोगे तो फिर लोगों के बीच में कैसे जाओगे? महाराष्ट्र में मैं घूम रहा हूं और शरद पवार जी का अनुसार उनका कहना है कि महाराष्ट्र में सभी दूर मुझे लोग चिंताग्रस्त दिखते हैं। लोगों की चिंता यह है कि यह हुआ कैसे? समय है कि लोगों के बीच में जाकर उनका साथ देने का, ना कि घर बैठने का। उन्होंने कहा कि मैं चुनावी मशीन पे इमीडिएटली अभी के अभी कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे पास कुछ पुख्ता सबूत मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ सवाल हैं जिसके जवाब ढूंढने होंगे। इस मशीन को लेके यदि गांव वाले उद्वेलित थे, उन्होंने मॉक ड्रिल करना चाहिए, तो प्रशासन ने उनको क्यों रोका? क्या प्रशासन को लगता है उनकी चोरी पकड़ी जाएगी? यदि उनको लगता है तो इसका मतलब चोरी थी। कुछ सवाल उन्होंने उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 80 लाख मत मिले इस चुनाव में, लेकिन उनको मात्र 16 सीटें मिली, और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 79 लाख मत मिले और 57 सीटें मिलती हैं। मेरी अपनी पार्टी को, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार को 72 लाख वोट मिलते हैं और मुझे मात्र 10 सीटें मिलती हैं, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो अजित पवार की है उसे मात्र 58 लाख वोट मिलते हैं और 41 सीटें मिलती हैं। इसके मायने ढूंढने होंगे। कुल मिलाकर हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, इन तमाम जगह पे जो खुशबुसाहट थी, चुनावी मशीन को लेके जो सवाल उठ रहे थे, उन सवालों को अब शब्द मिलना शुरू हुए हैं। हरियाणा में बैठक हुई, हरियाणा में इस बात को लेकर बहुत गंभीर चर्चा हुई। कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसके बारे में पूरे ताकत के साथ सोच रहा है कि यदि चुनावी मशीन से ही चुनाव होना है और फिर बीजेपी को 500 पार जाना है 29 में, तो फिर ऐसे चुनाव में सहभाग करके क्या करना? क्या ये सोच और आग पकड़ लेगा? क्या बाकी राजनीतिक दल भी इस पे सोचेगा? महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे ने बोल दिया कि हम शपथ नहीं लेंगे। हो सकता है वो कल शपथ भी ले लें, लेकिन पहले दिन शपथ का बहिष्कार करके पहली बार ऐसा हुआ है कि बहिष्कार किया गया, वो भी ये बोल के कि ये मशीनी जीत है, लोकतंत्र की जीत नहीं। और जब मशीनों के सबदूर सवाल उठ रहे हैं
तो महाराष्ट्र सरकार यदि कोई गांव अपना मॉक पोलिंग करवाना चाहता है तो उसको अड़ंगा क्यों लगाता है? सवाल ये है। क्योंकि उस गांव के उस मॉक पोलिंग के वो जो बैलेट पेपर पे अपना चुनाव अपने लिए करवा रहा है और देखना चाहता है कि इस गांव का मत प्रतिशत किसको कितना गया। यदि अपने आकलन के लिए वो करता है तो सरकार को क्या तकलीफ है? क्योंकि उससे ना तो कोई कानूनी उसका एक जगह है कि वो मॉक पोल कानूनी माना जाएगा, ना विधानसभा पे कोई सवाल उठेगा, ना वर्तमान में जो लोग सत्ता में हैं उनके हाथ से सत्ता जाने का कोई सवाल उठता है। क्योंकि 230 तो उनके पास है, वो तो सर्टिफिकेट उनके पास है। या तो सर्वोच्च न्यायालय इसको रद्द करेगा या फिर चुनाव आयोग रद्द करेगा। चुनाव आयोग सुनने के लिए तैयार नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय ने तो पहले ही बोल दिया कि मशीनों पे चुनाव हारने के बाद ही सवाल उठते हैं। लेकिन मरकड़वाड़ी लोग तो चुनाव उनके उम्मीदवार ने जीतने के बाद सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि सवाल उम्मीदवार के जीत हार का नहीं, सवाल है उनके गांव के मतदान का। जो मतदान उन्होंने किया, जो मताधिकार उन्होंने किया दिया, अधिकार का जो उन्होंने उपयोग किया, वो सही जगह नहीं गया, ऐसा उन्हें आशंका है। तो उनको अपने सेटिस्फैक्शन के लिए यदि कुछ करना है तो सरकार क्यों रोकती है? क्या इसमें वाकई कुछ गड़बड़ है? ये तमाम चीज़ें मशीनी चुनावी गड़बड़ के लिए इर्द-गिर्द सवाल उठाती हैं। अब देखना है कि वाक़ई ये जो सोच, जो खबरें छन के आ रही है, ये यथार्थ पे उतरती है और यथार्थ की उतरती है तो आप समझ जाइए आने वाले 10-20 साल तक इस देश में लोकतंत्र के लिए भयावह संघर्ष होगा। मुझे पास वाले बांग्लादेश की जो वर्तमान बांग्लादेश है, वो मुझे भारत का भविष्य दिखाई देता है। मैं वहाँ हिंदुओं पे होने वाले अत्याचार की बात नहीं कर रहा हूँ। वहाँ जो मुस्लिम हिंदू का हो रहा है उस पे नहीं बात कर रहा हूँ। वहाँ एक सरकार थी, लगातार चुनाव जीत रही थी, विपक्ष ने बहिष्कार किया, सरकार बस अपनी ही अपनी चुनाव लड़ रही थी और जीत रही थी एक पक्ष। विपक्ष को जेल में डाल दिया था, दसों जगह पे विपक्ष को प्रताड़ित किया जा रहा था और जब विपक्ष नहीं था तो सरकार को लगा कि हम ही हम हैं, वन पार्टी रूल है, चुनाव लड़ते जाइए, जीतते जाइए, राज करते जाइए। लेकिन जो विपक्ष की जगह है, जिस दिन जनता के क्षोभ ने उस जगह को लिया, इस सरकार को भागना पड़ा। आज बांग्लादेश को अपने पटरी पे वापस आते-आते कितने साल लगेंगे पता नहीं। क्या हम उस लाइन पे जाएँगे? ये आने वाले भविष्य में 10-20 साल के बाद सोच रहा हूँ मैं। यदि ये ऐसा चलता है तो? यदि सर्वोच्च न्यायालय कुछ निर्णय लेता है, कहीं ज़मीर थोड़ा जग जाता है चुनाव आयोग का और इस बात का जवाब देते हैं कि 5 लाख वोट ज़्यादा कैसे गिने गए महाराष्ट्र में। बहुत सारी चीज़ों का हल हो जाएगा। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।